आज का मुद्दा में एक ऐसा विषय जो अपने आप में 42 साल के इतिहास को समेटे हुए है। एक ऐसा मुद्दा जो कम से कम 32 लाख परिवारों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और कई और परिवारों से जुड़ा हुआ है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हर वक्त तैयार रहने वालों के लिए बीते 4 दशक की सरकारें जो नहीं कर पाई, आज मोदी सरकार ने उसे किया, लेकिन कहीं थोड़ी कमी रह गई है। वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री के ऐलान के साथ ही पूर्व सैनिकों के अच्छे दिन का शंखनाद हुआ। जंतर मंतर पर आंदोलन पर बैठे पूर्व सैनिकों ने सरकार के ऐलान का स्वागत तो किया, लेकिन कहा कि कुछ चीजें अभी बाकी हैं। इन बिंदुओं पर वो सरकार से सफाई मांग रहे हैं और बात करना चाहते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जवानों को मिले सबसे बड़े सरकारी तोहफे पर विस्तार से करेंगे बात। कहां कमी रह गई है देखने की सख्त जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए अभी तक क्या सरकार ने दिया है। तकरीबन 80% जीत हासिल कर चुके हैं। ये वास्तव में हक और सम्मान की जीत है। मेरे हिसाब से 60-40% गवर्नमेंट मतलब वन रैंक वन पेंशन अप्रूवल हो गया। औपचारिक रूप से सरकार की तरफ से वन रैंक वन पेंशन की घोषणा होती है। सरकार की तरफ से फौजियों के 40 साल के इंतजार खत्म होने का ऐलान होता। उससे पहले ही इस ऐलान की खुशबू आने लगी थी। Despite the huge financial burden, given its commitment to welfare of ex-servicemen, the government has taken a decision to implement the OROP. Under the OROP scheme, the benefit will be given with effect from 1st July 2014. वन रैंक वन पेंशन पर मसौदा तैयार है। फौजियों को इसका फायदा 1 जुलाई 2014 से मिलेगा। समझौते का फार्मूला तैयार हो चुका है। पूर्व सैनिकों की 3 में से 2 मांगे आसानी से मान ली गई हैं। 90% मसलों को बातचीत से सुलझा लिया गया है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने से सरकार के खजाने पर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा सिपाही से लेकर अन्य नॉन कमीशन्ड अधिकारियों को मिलेगा। सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों को 4 अर्धवार्षिक किस्तों में एरियर का भुगतान करने का फैसला किया है। हालांकि विधवाओं को एरियर का भुगतान एक मुश्त करने की योजना है। मामला केवल पेंशन के पुनर्निर्धारण पर अटका था। पूर्व सैनिक हर साल पेंशन के पुनर्निर्धारण का मांग कर रहे थे, जबकि सरकार 5 साल या 3 साल पर पुनर्निर्धारण करने को राजी है। मीडिया को, आंदोलनकारियों को और देश भर के फौजियों को इस ऐलान का इल्म था, लेकिन सियासतदान इस पर आखिरी वक्त तक सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते रहे, वो भी जिन पर इस दौरान फौजियों की उपेक्षा के आरोप लगे। चुनावी फायदे के लिए बार बार इस मुद्दे को वायदे करने के आरोप लगे। 1965 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ है और जिन लोगों ने उस लड़ाई में अपना खून बहाया था, वह 50 साल बाद अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। कुछ यही हाल बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखा। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहते उन्हें फौजियों का यह दर्द कितना दिखा नहीं मालूम, तो दिन चढ़ने का इंतजार किए बगैर बयान दे दिया। घोषणा तो और निर्णय तो बहुत पहले का हुआ पड़ा है। 15 महीना बीत जाने के बाद भी इसका लिया जाना ये दुख की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद केंद्र सरकार के लिए वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर पाना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में जंतर मंतर पर बेमियादी अनशन करने वाले पूर्व फौजियों और आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट सकता था। इसलिए बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी इस पहल को देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने OROP पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस के समय में ही
सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला 1973 में लिया गया और जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी अंतिम घड़ियां थी तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जिस प्रक्रिया से वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार किया है, करीब करीब 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में सेना के जवानों को फायदा मिलने वाला है। आज कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं वन रैंक वन पेंशन पर। पहला सवाल, क्या वन रैंक वन पेंशन की मांग पर आज जो रास्ता निकाला गया वो भले ही उसको परफेक्ट आप कहे या नहीं कहे, डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष पर खड़े, लेकिन क्या ऐसा फैसला भी पहले की सरकारें 40 साल से नहीं निकाल सकती थी? दूसरा, क्या पहले की सरकारें केवल चुनावी फायदे के लिए वन रैंक वन पेंशन का वादा करती रही? तीसरा, क्या मौजूदा सरकार ने बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐलान किया है? चौथा, क्या अब अर्धसैनिक बलों की तरफ से भी ऐसी ही मांग नहीं उठेगी? पांचवा सवाल, क्या अर्धसैनिक बलों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए? छठा सवाल, क्या डिफेंस से जुड़े मसलों पर राजनीति जायज है? मेरिट्स पर तो बात करें पर राजनीति ना करें, यह महत्वपूर्ण होगा। जन्माष्टमी पर जय जवान, यही आज का मुद्दा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हूण, रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह, कर्नल वीएन थापर, बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा। सबसे पहले मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि 40 साल से जो फैसला नहीं हुआ आपने लिया, लेकिन क्या आप ऑनेस्ट होकर यह बात कहेंगे कि कुछ मसले अभी बचे हैं जिन पर विचार बाकी है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी? क्या ये वादा कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, मगर जब भी कोई सरकार में रहता है वो दो चीजें होती हैं। एक तो आप क्या करना चाहते हैं उस चीज को आप करते हैं, और समय के साथ बहुत चीजें परिवर्तन होती हैं और उसके लिए सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए, उसके साथ साथ चेंज करना चाहिए। मगर आज की तिथि में 40 साल बाद एक जो वादा हमने किया था अपने मैनिफेस्टो में, और इस सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको पूरा किया। और कांग्रेस के जमाने में, मैं ये भी बोलता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। उन्होंने कहा था, कोश्यारी कमेटी ने कहा था 1300 करोड़। मगर कांग्रेस ने शायद सोचा कि मजाक कर लेते हैं, चुनाव हम जा रहे हैं 2014 में तो हम 500 करोड़ दे देते हैं, लेकिन वो लिप सर्विस थी, एक मजाक करके निकल गए। हमें भी लग रहा था कि ये 1000-1500 करोड़ का होएगा, लेकिन जब इसके अंदर हम लोग घुसे, उसके अंदर जब बहुत चीजें देखी, उसको कैसे हमें रोल आउट करना है, तो ये खर्चा दिखा 10,000 करोड़ का। इसलिए ये समय लगा, ना तो हम लोग बहुत पहले कर देते, लेकिन इसको रेट्रोस्पेक्ट में पिछली तारीख से 1 जुलाई से हमने इसको लागू किया है। ये हमारी कमिटमेंट थी, वो हमने आज पूरा किया है। सिद्धार्थ जी साथ ही रहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक बात बताइए, कपिल सिब्बल का एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं अभी, या शायद कहा है उन्होंने कहीं पर कि 2004 के मैनिफेस्टो में ओआरओपी था, लेकिन उसके बाद 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया। और बीजेपी के सवाल का क्या जवाब है आपके पास? आपने 37 साल लिए, साथ में आपने 500 करोड़ ज्यादा से ज्यादा दिए। इस साल ने, इस सरकार ने बाकायदा 10,000 करोड़ कमिट किए फौजियों के लिए। देखिए, अब जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष या हमारे भाजपा के मित्र सिद्धार्थ जी जो यहाँ बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे इशू पे भी अभी भी राजनीति करना चाहते हैं? आप ये बताइए कि जिन मुद्दों को लेकर हमारे सैनिक धरना पर बैठे हैं और जो आपने वादा जनता से किया था, वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। सरकार, कांग्रेस की सरकार ने फरवरी में ही 2014 में उसको इम्प्लीमेंट किया। 2004 से 2014 तक आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? उसके बाद अंतरिम बजट में 500 छोड़ के चले गए। आकाश जी, लेट मी फिनिश, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। फरवरी 2014 में कांग्रेस की सरकार ने ओआरओपी को अप्रूव किया। हमने आरंभिक तौर पे कि इनिशियल बजट, अंतरिम बजट था, वो आरंभिक राशि 500 करोड़ दी, जिसको ये लोग जोड़ रहे 500 करोड़ दे के लिप सर्विस हुआ और क्या क्या बोलते हैं।
ये अपने आप में हास्यास्पद है। अंतरिम बजट में क्या हो सकता है? उसके बाद हमारी सरकार चली गई। 2004 में वादा किया था ना प्रेमचंद जी, आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में 2004 में 2012 में अरे 2004 के मैनिफेस्टो में था, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। 2012 में कुशियारी कमेटी की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप से हमने बिना किसी ऑब्जेक्शन के स्वीकार किया और हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, ये मैं मानता हूं थोड़ी विलंब हुई, लेकिन हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। आपने कोई नया नहीं किया, आपने हमारे ही लागू किए हुए वादे को आज टाल मटोल आप जवाब दें। डालना चाहा, लेकिन जो लोग सैनिक आज भी धरना पर, पूर्व सैनिक हमारे बैठे हैं, वो असंतुष्ट हैं। 7 में से 6 शिलान्यास का पत्थर लगा के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह जी क्या कर दिया? सिद्धार्थ सिंह जी इनको याद है, खुशियारी थोड़ा पढ़ के आएंगे कांग्रेस के लोग तो अच्छा रहेगा, पढ़ के आते तो अच्छा रहता है। खुशियारी कमेटी की रिपोर्ट 2010 में लागू हुई है, आपने एक्सेप्ट किया है और उसमें 1300 करोड़ का खर्चा था। तो 2010 से 2014 तक की आप 4 साल तक की रोल आउट क्यों नहीं कर पा रहे थे? सिद्धार्थ जी मेरे मित्र, आपने 2010 में खुशियारी कमेटी को एक्सेप्ट किया, उस समय आपने 4 साल आप क्या कर रहे थे ये बताइए। और आपने 2012 भी कहते हैं, जब भी आप 2 साल क्या कर रहे थे? सरकार, वाजपेयी जी की सरकार थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे तब आपने क्या किया? आज आप घरियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने कौन सा तीर मार लिया जब आपकी सरकार दिल्ली में थी? हम मानते हैं हम नहीं कर पाए, मगर हम आपकी तरह से दिखावा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा दिखावा नहीं कर रहे हैं कि 2012 में कमिटमेंट हमने करके दिखाया। देखिए, अब आप पात्रा की तरह मत बहस करिए, सुन लीजिए फिर आप बोलिए। मैं चुप रहूंगा आपके समय में। 2012 में मैंने कहा कि सरकार ने, आप मनीष तिवारी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? माना आप मनीष तिवारी क्यों बन रहे हैं? मैंने उसे सिद्धांत रूप से स्वीकारा। बड़ी समस्या है, सुन तो लीजिए। 2012 में हमने उसे सिद्धांत रूप से स्वीकार किया और 14 फरवरी में हमने उसे इंप्लीमेंट किया। आपने नया कौन सा काम कर दिया आज? आप ये बताइए, आपने आज भी यही अंधेरे में रखा कि ये खर्च इतना आएगा। बताइए, आपने जो इम्प्लीमेंट किया था तो क्या किया था? आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। आप बताइए। चलिए प्रेमचंद जी, थोड़ा टेक्निकल आ जाते हैं। टेक्निकल आइए। आपने क्या बनाया था? एवरेज 10 साल में होएगा, 5 साल में होएगा, एवरी ईयर होएगा, क्या था आपका रोल आउट प्लान? सुनिए, आपका रोल आउट प्लान क्या था बताइए। राजनीति मत करिए, अपना ईमान और दिल साफ रखिए। आप दोनों की राजनीतिक बहस को से रोक रहा हूं। जो लोग जो अफेक्टेड होने वाले उनसे मैं सीधे बात कर रहा हूं। आप भी थोड़ा सा सुने प्लीज। कल थापर आप एक शहीद के पिता हैं और साथ ही साथ पूर्व फौजी किस स्थिति से गुजरते हैं वो महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ नाथ जी, प्रेमचंद जी, प्लीज सुन लीजिए। पूर्व फौजियों की बातें सुनना इस वक्त बेहद जरूरी है। राजनीतिक झगड़े में वो ना उलझे, ये महत्वपूर्ण है। एक बात कल थापर के आप कहेंगे, जो बातें होनी बाकी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकली पूछ रहा हूं। ठीक है, नहीं थोड़ा सा इधर आए। कल थापर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या ये बचा है कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो ऑफिसर्स लेंगे या जवान लेंगे उनका क्या होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है। 1973 में इंदिरा गांधी जी ने 71 के वॉर के बाद ये पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन खत्म कर दिया था। क्या उस समय इंदिरा गांधी को नहीं समझ आया था कि 71 का इतना अहम लड़ाई हुई थी? ठीक है, आप सुन लीजिए। इतिहास से आप आज पर आ जाए, कल थापर आप बोले। कल थापर कमाल कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को, कल थापर आप बोले, कहा था दुर्गा, आप बोलेंगे तभी रुकेगी बहस। और अटल बिहारी वाजपेयी देखिए जी, प्रधानमंत्री बने, वो हमारी महानता है, वो हमारी महानता है कि हम क्रेडिट देना जानते हैं, हम क्रेडिट देना जानते हैं, हमारी भी महानता है। पूर्व फौजियों की आवाज बुलंद कीजिए। दोनों की महानता है। अपने प्रधानमंत्री तो आपने थर्ड पे कमीशन के साथ उसको लागू कर दिया था आपने। थोड़ा सा रुक जाए, कल थापर सुन ले प्लीज। वाजपेयी जी ने क्या किया? अटल जी ने कौन सा काम कर दिया ये बताइए ना। कर्नल थापर देखिए, ये अटल जी ने जितना काम किया आप लोग 50 साल में नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा फेडर बंद कर दीजिए क्योंकि वरना ये बात नहीं हो पाएगी। कल थापर देखिए, अब जो पेंशनेबल सर्विस ले डाउन की हुई है, मिनिमम पेंशनेबल सर्विस हमारे रेगुलेशंस में ले डाउन की हुई है। जब आपने वो पेंशनेबल सर्विस कर ली तो आपका हक बनता है पेंशन लेके घर जाने का। घर जाने के बाद आप जो भी करते हैं उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। देयरफॉर OROP उनको उसी तरह से लागू होनी चाहिए जिस तरह से किसी और को। तो इसमें कोई मेरिट नहीं है कि
एक तो वीआरएस का बीच में कुंडी छोड़ दी है, वीआरएस जैसी कोई चीज है ही नहीं। मुझे वीआरएस से समस्या क्या है वो समझ में नहीं आई पूरी बात, थोड़ा सा आप समझाएं। वीआरएस जो होती है वो सिविल जॉब्स में होती है, बैंक्स में होती है, और कई फौज में तो होती नहीं है। फौज में होती नहीं है। अभी उसका इस्तेमाल करना। तो फिर एक मिनट थोड़ा सा रुकिए जनरल हुड, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक बात जो कांग्रेस कह रही है कि 32 लाख कुल पूर्व फौजी, उनमें से 13.5 लाख को इसका फायदा नहीं मिलेगा, जिसको वीआरएस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, वो मसला क्या है? आज हम किस स्थिति पर खड़े हैं? देखिए, वीआरएस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, और जिस तरीके से इधर डिबेट हो रही है कि कांग्रेस वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस मोदी वर्सेस दिस, ये बड़ी बड़ी जुल्म हो रहा है। मैं बाद में आऊंगा आपको बताने के लिए कि क्या होना चाहिए। बीजेपी के डिफेंस सेल से तो जुड़े ना। मैं नहीं, वो बाद में मैं बताता हूं आपको। आप उसके तौर पे नहीं, अभी एक पूर्व फौजी के तौर पे बोल रहे हैं आप। मैं फौजी के तौर से बोल रहा हूं कि जो एक सोल्जर काम करके अपना पूरा रिटायरमेंट होके अपनी खून दे के जहां मर के घर पहुंचते हैं, तो उनके जो विडोज हैं, सबसे पहले तो उनको देखिए, क्योंकि एक तो हमारे किसान रह गए और एक हमारे जो है जवान रह गए। ये बड़ी सीरियस बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे समझ लूं थोड़ा सा, कि आप ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी सर्विस पूरी की उसको तो आरओपी पूरा मिलेगा, ये बात सही है, ठीक है, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर हो, लेकिन जो पहले रिटायर हो रहा है उसका क्या होगा? बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन देना पड़ेगा। मतलब वो उसने भी वही काम किया है। जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें दिया जा रहा है। नो, इसका क्या दे रहे हैं, पर वो इज नॉट जो शक है वो क्या है? मैं बताता हूं कि एक तो इन्होंने बोला है कि फ्रॉम 2013, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दूसरा इन्होंने बोला है कि आफ्टर एवरी 5 years, ठीक, 5 साल में समीक्षा। हाँ, 5 years के बाद हम देखेंगे। Now 5 years is not, it's a too long a period, so it should be between, I think 3 साल मान गए थे दोनों। पर ये जो हो रहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे विश्व में कि ये बड़ी शर्म की बात हो रही है। आज देखिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हंस रहा होगा हिंदुस्तान की फौज को, और ये वो हिंदुस्तान की फौज है जिसने के अपना पूरा खून दिया है। हम सब ने लड़े हैं, बेशक वो 62 की वॉर है, 65 आप की है। बीजेपी से अलग लाइन ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं किसी की लाइन नहीं ले रहा। मैं कह रहा था बीजेपी को तो आरएसएस ने भी बताया है कि जल्दी से जल्दी करो, और उन्होंने कर दिया है। ये बहुत एक अच्छी बात हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्या कह रहा होगा। पाकिस्तान का पता नहीं आज हिंदुस्तान में क्या कर रहा है, वो क्या हुआ है। फौजी नहीं आएंगे, फौजी नहीं आएंगे आपके पास। पर क्या ब्यूरोक्रेसी ने भी कोई रोल अदा किया है, जैसा कि एक संकेत दे रहे थे मेजर सतबीर सिंह? हाँ बिल्कुल, जी जी, कॉमोडोर जीजे सिंह, आप भी बोले, कॉमोडोर जीजे सिंह। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये हून साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपका जो डाउट है प्री मैच्योर रिटायरमेंट और ये वीआरएस, उसके बारे में साफ करना चाहता हूं बात। प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती है सर्विसेज के अंदर, वो वीआरएस नहीं होता। प्री मैच्योर का मतलब ये है कि जितनी पेंशनेबल सर्विस 20 साल होती है, उसके करने के बाद हर कोई आदमी जो ऑफिसर है या कोई रैंक्स में से है, वो और सर्विस कर सकता है। मगर क्या होता है कि हमको फौज को एक यूथफुल जवान रखना होता है और इसको एक इफेक्टिव फोर्स रखना होता है, बिकॉज ये एक फाइटिंग फोर्स है। तो कई लोग 20 साल के बाद 22, 23, 24, 25 साल के बाद भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट बड़ी खुशी से देती है। तो 20 साल मिनिमम पेंशनेबल लागू सर्विस होती है। वो लोगों को ये लोग वीआरएस कह रहे हैं, उन लोगों को ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहना लास्ट 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात है, अच्छा, इस पर आपने देखा तीनों फौजी जो है वो एक है, सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं जरा इसको स्पष्ट कर देता हूं जी। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। अभी जब जो फौजी बोल रहे थे, जीजे सिंह जी बोल रहे थे, उसके अंदर सही बात है। उसको वीआरएस ने इसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं। प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए एक आपको पेंशनेबल एज पहुंचनी पड़ती है या लेंथ ऑफ द पीरियड पहुंचना पड़ता है। उसके बाद
कभी आपका होता है कि उन लोगों को यंग फौज होती है, उन लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं या इंजरी लग जाती है, इस कारण उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, उनका पेंशन दिया जाएगा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत। मगर कभी कभी लोग रिटायर करते हैं, वो हेल्थ वाइज ठीक होते हैं, उसके कारण होते हैं क्योंकि उनको कहीं और प्राइवेट एक अच्छी नौकरी मिल रही है, मगर वो देश की सर्विस के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने इनकम के लिए, क्योंकि वहां पे हर दूसरी अपॉर्चुनिटी उनको पैसे की दृष्टि से ज्यादा दिख रही है। उस दृष्टि के अंदर उनको पेंशन तो मिलती है, मगर वो 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं आते हैं, इतना ही डिफरेंस है। मगर कहीं उनके जल्दी बोले, समय समाप्त हो रहा है, 20 इंजरी होती है और उसलिए उनको सरकार कहती है कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, होते हैं जिनका कैरियर ग्राफ खत्म हो जाता है थोड़े समय के बाद, इसलिए उनको समझते हैं कि हमारा सेना में अभी प्रोग्रेशन नहीं हो रहा, तो हम बाहर जाके कुछ काम देखें। और उनके लिए यह प्रोविजन है कि जब पेंशनेबल सर्विस हो गई है तो वो सेना को अपना अर्जी देकर बाहर आ सकते हैं। ये एक मुद्दा है जिस पर थोड़ी और बात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, मैं जानता हूं अभी बहुत सारी और बातें लोगों के पास बची हैं, लेकिन आगे भी चैनलों पर और खास तौर पे IBN में रात में भी हम प्रोग्राम करेंगे प्राइम टाइम में, लेकिन फिलहाल इतना ही।